इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम सुनिए सब बहन भाइयों ने रिसाले भाई की राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी लेके आए हैं और आज का जो है ना विषय भी हमारा ऐसे है कि भाई जो खाद्यान्न फसलें हैं और भाई राष्ट्रीय खाद्य मिशन जो योजना चलाई गई है इस पर भी हम चर्चा करेंगे साथ साथ। और इसके गिल्ला ही भाई हम रोज की तरह पहला जो हमारा काम रहा है वो रहा है भाई कृषि का प्रश्न पूछना। हर रोज भाई यहाँ तक प्रश्न पूछा है और आपके जवाब लेवा है 6:50 तक। तो भाई आज का हमारा जो कृषि प्रश्न है वो सुने। किसान का मित्र और प्रकृति का हल चलाने वाला किसको कहा जाता है? भाई प्रश्न एक बार फिर सुन लें। किसान का मित्र और प्रकृति का हल चलाने वाला किसको कहा जाता है? भाई इसका जवाब हमारा जो फ़ोन नंबर है वो भी नोट कर लें, 94 660 21 336। फिर सुने नंबर भाई, 94 660 21 336। इस नंबर पर भाई मैसेज के जरिए आप जो है ना अपना नाम लिखना है और भाई अपने गांव का नाम जरूर लिखना है। तो भाई ये आपने 6:50 तक इसका जवाब हमारे पास तक पहुंचाना है। और भाई अब जो है ना जिक्र भी कर ले हैं, गिल्ला गिल्ला लगे हाथ भाई चर्चा भी रहेगी हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पे। यानी कि भाई ये जो हमारा खाद्य सामग्री है, जिस तरह खाने में हम क्या कर रहे हैं, गेहूं है, चावल है, दाल है, इस तरह की फसलों का हम जिक्र कर रहे हैं खाने में ज़्यादातर। और भाई भारत जो देश है वो भी जानो हो कि भाई जो खेती से संबंधित है, क्योंकि ज़्यादातर खेती हो हमारे देश में। तो भारत सरकार ने भी भाई खाद्य के जो उत्पादन है उसमें कई बार देखा है एक तो थोड़ी सी कमी आ जा है। और भाई क्यों कमी नहीं आवा है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जाने लग रही और मांग जो है ना ज़्यादा हो रही। तो भाई इन बातों को ध्यान में रख कर जो ये योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना, उसका जो है ना अगस्त 2007 था उसमें केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है जो ये योजना है, इसका शुभारंभ कराया गया था। अरे भाई जो इसका मुख्य लक्ष्य है वो क्या है कि भाई जो एक तो सुस्थिर आधार पर देखने में आवा है कि भाई जो गेहूं है, चावल है या दलहन है, इसकी जो उत्पादकता है उसमें हमने जो वृद्धि है, बढ़ोतरी है वो करनी है। दूसरा, देश के अंदर भाई जो खाद्य सुरक्षा है इसकी स्थिति को भी कई बार ये निश्चित करा जा सका है कि भाई जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान है उसमें खेती का जो रकबा है हमारा एक तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, मिट्टी की जो ताकत है, देखो जो मिट्टी की ताकत होगी यदि जो है ना खेती ज़्यादा होगी उत्पादकता बढ़ेगी। दूसरी बात क्या है, मिट्टी की जो उत्पादकता बढ़ाने का अगर ये भाई चीज़ें हो जाएंगी सही तो भाई देखो चावल है, गेहूं और जो दालों की बात कर रहे हैं इनका भाई उत्पादन भी बढ़ेगा। भाई मिट्टी की जो ताकत है उसको भी बढ़ाना है, उत्पादकता में भी सुधार लाना है और इसके लिए ही भाई जो रोजगार के जो अवसर हैं वह भी हमने पैदा करने पड़ेंगे खेती पर, क्योंकि खेती पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, इसको आगे बढ़ाना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत भाई एक तो मोटे अनाज जो वर्ष 2014-15 इसमें शामिल कराया गया था और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके टाइम पर भी भाई जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है चावल का, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भाई दलहन और भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज और भाई अन्य जो वाणिज्य फसलें हैं,
वो सारी की सारी भाई इसमें जो है ना वो रखी गई थी। और इसका मोटा हिसाब ये है कि भाई जो गेहूँ चावल दलहन है उसकी उत्पादकता में बढ़ोतरी करनी है। दूसरा जो अभियान न्यू चलाया गया है कि जो अतिरिक्त जो खाद्य उत्पादन है उसका जो लक्ष्य है वो भी हमने पूरा करना है, यानी कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। और 12वीं जो योजना थी उसके बाद इस अभियान को भाई 13 मिलियन टन खाद्यान्न के नए अतिरिक्त लक्ष्य को भाई जारी रखा था भाई, ताकि देश के अंदर भाई अनाज की कोई कमी ना रहे। और भाई इस अभियान के तहत अधिक उपज देने वाली जो किस्में हैं, दूसरा जो खेती से संबंधित भाई मशीनरी है, किसानों को भाई फसल प्रणाली पर आधारित जो प्रशिक्षण है वो सारे के सारे भाई इस योजना में, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो योजना है, जो ये मिशन है, इसमें भाई उनको प्रशिक्षण देने आदि का जो काम कराया गया है। और भाई देखो ये तो चर्चा कर लिया हमने थोड़ी जी की भी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, और एक जानकारी भाई इस विज्ञापन के माध्यम से आप भाइयों को दे रहे हैं। श्री अन्न की खेती खुशियां है देती। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि दुनिया में श्री अन्न की मांग बढ़ने लगी है, जिसका सीधा लाभ श्री अन्न उत्पादक किसानों को मिल रहा है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। इसलिए अब इस सुपर फूड को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज देश के किसान श्री अन्न की खेती के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित हुए हैं, बल्कि उन्होंने सफलता की नई कहानियां रचनी भी शुरू कर दी हैं। कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले के गोपालपुरा गांव के सिद्धगौड़ा एक ऐसे प्रगतिशील श्री अन्न किसान हैं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज सिद्धगौड़ा गोपालपुरा गांव के तमाम किसानों के लिए एक आदर्श हैं। सिद्धगौड़ा ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाकर वर्ष 2020-21 में अपनी आय दोगुनी की है। पहले आप श्री अन्न बिखेर कर खेती करते थे तो 14,000 रुपए प्रति एकड़ की कमाई करते थे, लेकिन क्यारी की तरह लाइन लाइन से रागी की फसल को उगाकर आपने 28,000 रुपए प्रति एकड़ का लाभ प्राप्त किया है। लाइन में रागी की बुआई करने के कारण सिद्धगौड़ा ने प्रति हेक्टेयर 9 क्विंटल रागी और अंतर फसल के तौर पर 4 क्विंटल दाल की फसल पैदा की। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव में की गई चर्चा के दौरान आपने रागी की लाइन बुआई और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में जाना। लाइन में बुआई बेहतर अंकुरण सुनिश्चित करती है और इसमें बीज की आवश्यकता भी कम होती है। साथ ही इसमें खरपतवार का बेहतर प्रबंधन संभव है, जिससे उत्पादकता और कमाई में वृद्धि होती है। 6 एकड़ में हम रागी उगाते हैं। पहले बिखेर कर उगाते थे, लेकिन वो सही उपज नहीं दिया। बाद में हमने कृषि अधिकारी से मदद ली, गाय का गोबर डाला, इससे हमें अच्छी फसल मिली, जिससे बेच के हमें बहुत लाभ मिला। पहले 6 क्विंटल रागी मिलता था, अभी 15 से 20 क्विंटल रागी मिलता है। 10 क्विंटल दाल, ये सब भी हमने उगाया। सिद्धगौड़ा की तरह ही कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले के हेमदोर गांव के एक लाभार्थी किसान हैं एच.के. रघु। एच.के. रघु अपने खेतों में तो सावा की खेती करते ही हैं, साथ ही जमीनों को लीज पर लेकर रागी भी उगाते हैं। एच.के. रघु ने अपनी प्राइमरी प्रोसेसिंग मशीनें भी लगाई हैं। रघु के यहाँ किसान अपने श्री अन्न की प्रोसेसिंग भी कराने आते हैं। रघु श्री अन्न की प्रोसेसिंग के बाद उन्हें पैक करते हैं, जिन्हें लोग उनसे खरीदने आते हैं। साथ ही वो पैक्ड श्री अन्न की मार्केटिंग शहरों में भी करते हैं। जो भी मैं ग्रो कर रहा हूँ उसे अपना ही मिल में तैयार करता हूँ और बेचता हूँ। अगर मैं सिर्फ रॉ मटेरियल बेचूंगा तो मेरा लाभ कम होगा। हम तैयार किया हुआ सावा को बेचेंगे तो लाभ ज्यादा है, 25% एक्स्ट्रा मिलता है लाभ। एच.के. रघु आसपास के किसानों को श्री अन्न की खेती के लिए प्रेरित भी करते हैं। तुमकुर जिले के भूपसेंद्रा गांव के किसान कृष्णप्पा डी ज्वार और कोडो की खेती करते हैं।
कृषि अधिकारियों से श्री अन्न की खेती के वैज्ञानिक तरीके सीखने के बाद कृष्णप्पा डी अपने बेटे के साथ ब्रॉडकास्टिंग की जगह स्पेसिंग तकनीक से कोडो की लोकल वैरायटी उगाते हैं। 1 एकड़ से 6 क्विंटल तक कोडो की खेती करके आप 60,000 रुपए कमाते हैं और अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य और खुशियां देते हैं। मैं कृष्णप्पा का बेटा हूँ। पिछली बार 2 एकड़ में हमने कोडो ग्रो किया, 16 क्विंटल मिला। 8 क्विंटल हमने यूज़ किया और 8 सेल किया। 60,000 का प्रॉफिट हमें मिला। वो पैसा हमने खेती में डाला। इस साल फिर हमने कोडो किया है। कृषि अधिकारी से हमें अच्छी सलाह मिली, कौन सा गोबर डालना है करके उन्होंने बताया। कोडो के बीच में हमने तुअर दाल डाली, जिससे हमें और लाभ मिल गया। इसलिए हमने अंतर फसल के तौर पर तुअर दाल को डाला। श्री अन्न की खेती के पारंपरिक तरीकों की जगह वैज्ञानिक तरीके अपनाने से देश भर में किसानों के चेहरों पर खुशहाली आ रही है। और भाइयों, ये तो जानकारी ली, और अब जो है ना मौसम के बारे में भी बता दें भाइयों को कि भाई जो मौसम है वो क्या लग रहा है। तो भाई देखो, मौसम तो आजकल साफ रहने की संभावना पूरी चल रही है। भाई सुनते हैं मौसम की जानकारी भी। किसान भाइयों, राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 55 और 13% रही। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य के चमकने की अवधि 11 घंटे 15 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 10 अप्रैल तक मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तापमान में बढ़ोतरी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, आप फसलों की कटाई का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। और भाइयों, ये तो ली मौसम की जानकारी, और इसके साथ ही भाई जो कार्यक्रम कल का है हमारा खेती बाड़ी वाला, उसमें हम जो है जानकारी लेके आएंगे। पहली चर्चा करेंगे हम अटल भूजल योजना के बारे में। और भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे मिर्च की, टमाटर की, और इसके गिल्ला में भाई बैंगन की देखभाल किस तरह करनी है। और भाई मोटे अनाज से संबंधित जानकारी, मौसम की जानकारी भाई, और भाई जो है ना किसान कॉल सेंटर की जानकारी, ये सारी बातें हम जो है ना कल के कार्यक्रम में साझा करेंगे आप भाइयों के साथ। और भाइयों, किसान कॉल सेंटर का नंबर भी बता देने लगे आप। किसान कॉल सेंटर का नंबर आप जानो हो भाई कि वो है हमारा 1551। और भाई बाट भी देख रहे होंगे, लेकिन एक सूचना दे दें थोड़ी सी भाई, कल से जो है ना NDRI करनाल में एक पशु मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसमें आप सभी भाई आमंत्रित हैं। जो भी किसान भाई हैं अपने पशुओं के साथ भी जा सकते हैं भाई, पशु देख भी सके हैं और भाई और जानकारियां भी वहां पर ले सकते हैं। इससे संबंधित भाई सूचना समाप्त हुई। और ये जो मेला है भाई 8, 9, 10 तारीख तक चल रहेगा। अरिब करामा भाइयों का मनोरंजन इस लोकगीत के साथ। एर केसरिया रंग में रंग तेरे रंगे, रजुए चुनरी मेरी केसरिया रंग में रंग तेरे रंगे, रजुए चुनरी मेरी केसरिया रंग में रंग तेरे रंगे, रजुए भाई एक किनारी
पे दे दे शिव पार्वती का जोड़ा, एक किनारी पे दे दे शिव पार्वती का जोड़ा, भाई एक किनारी पे दे दे उस महाराणा का घोड़ा थोड़ा, पहले में आला ढंग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी भाई एक किनारी पे दे दे तो भगत बिदुर से दास, एक किनारी पे दे दे तो भगत बिदुर से दास, भाई एक किनारी पे दे दे रे नेताजी सुभाष, उसे भगत संग का तू जंग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी भाई एक किनारी पे दे दे तो तलक गोखले मोती, एक किनारी पे दे दे तो तलक गोखले मोती, भाई एक किनारी पे दे दे चसती भारती ज्योति बीच में बहती धारा गंग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी भाई एक किनारी पे दे दे तो पिछला वही जमाना, एक किनारी पे दे दे तो पिछला वही जमाना, भाई एक किनारी पे दे दे दादा लक्ष्मी का गाना, उस तुले राम नबी संग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी में। और भाइयों ये तो सुना आपने देशभक्ति से संबंधित लोकगीत। और भाई अब जो है ना हम बातचीत करेंगे आज की नसीहत में कि भी जो फसल है हमारी उसमें देसी खाद का कितना योगदान है, कितना महत्व है। किसान भाई देखियो पहले टाइम में क्या होया करा था कि जो देसी ज्यादातर जो किसान भाई हैं उसी का ही प्रयोग करे करते थे। यह तो था ही नहीं भाई ज्यादा से ज्यादा अपने खेत में यूरिया गेरो, दूसरे रासायनिक खाद गेरो, दवाइयाँ छिड़को, ऐसी खेती बिल्कुल नहीं थी पहले टाइम में। पहले क्या कर रहे थे भाई जो पशुओं थे गोबर था, मूत्र था उनका, इस तरह की जो गोबर की खाद थी गड़ी सड़ी उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाई खेत में लेकर जाया करते थे और खेत में उसने डाल दे करते थे।
और इससे क्या करे था, जो जमीन थी उसकी ताकत बढ़ा करे थी। पर भाई आजकल क्यों रहा है कि भाई मानना उससे ज़्यादा फसल लेनी किले, मानना उससे ज़्यादा या उड़ सी लगी रहा है। और भाई ध्येय जो है ना उसके अंदर रासायनिक खाद और दूसरे जो खाद हैं, दवाई हैं, क्यों यूँ सोचा है कि बीमारी फसल बड़ी होनी चाहिए। लेकिन इस बात का हिसाब नहीं लाते कि भी जे अगर हम इस तरह की जो खाद है, रासायनिक खाद हैं या कोई दवाई गिर रहे हैं, पेस्टिसाइड, तो भाई देखो उसमें क्या होएगा, जो हमारी धरती है ना, एक तो उसकी जो ताकत है अन्न पैदा करने की, फसल पैदा करने की, वो घाट होगी। अगर इस तरह भाई प्रयोग करते रहे तो देखो हमारा जो अन्न है एक दिन बहुत कम पैदा होना शुरू हो जाएगा। फिर देखेंगे भाई ईब के करा। तो भाई इस करके हम बार बार यही जिक्र करते रहे हैं कि भाई खेत में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राकृतिक खेती भी करो, उसमें जैविक खाद भी डालो, हरी खाद भी डालो, और भाई कई तरह गोबर की गली सड़ी खाद भी गिरो। तो भाई कई तरह देसी खाद तो देसी खाद हुआ है। और इस तरह भाई जो देसी खाद है ना, इसमें जो उर्वरक ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी ज़मीन की। और इसमें लगभग जो ताकत है ज़मीन की वह 25% तक जो है ना देसी खाद के गिरने तक बड़ा है। और देसी खाद हमने बताई दी है कि जिस तरह गोबर की खाद है भाई, मुर्गी फार्म की खाद है, या शुगर मिल की भाई मैली है वो ले आओ, और गोबर गैस की जो स्लरी है वह गिर दो। और भाई इसी तरह जो है ना और दूसरी खाद है जिसने आप कई बार इसका भी जिक्र करते हैं, जो सीवर से प्राप्त होने वाली जो निकलती है सीवरेज में से, वो भी गिर सके हैं। तो भाई पहला गोबर की खाद थोड़ी हाथ जिक्र कर लें कि जो गोबर की खाद अभी देखो सबसे बढ़िया लोकप्रिय खाद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यह पशुओं के गोबर तय, पेशाब तय, उनके बिछावन है, और आपने जो है ना एक खड्डे में सड़ा कर या अपना बनानी है। और लगभग यह खाद जो है ना ये तो नहीं भी टायर गोबर के टोकरी भरी धू खेत में। ऐसे तो भाई देखो ये जो कच्ची खाद है ना, इससे जब खेत में एक तो दिमक ज़्यादा होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो लगभग यह जो गोबर की खाद है वह 8 से लेकर 10 महीना में अच्छी तरह वो बनकर तैयार हो जाएगी। कहीं ना करें भाई जब काली हो जाए गोबर की खाद, उसमें बारिश भी आवेंगी, उसमें भाई देखो किस तरह की हवा भी लगेगी, सारे काम होंगे, तो गढ़ सड़क है वह बढ़िया पक्का तैयार हो जाएगी, काली हो जाएगी। और किसान जो है ना खड्डे की बजाय खुले में गोबर घेरते रहे, ढेर लाते रहे। लेकिन देखो अगर आप इस तरह के गोबर की जो खाद है ना वो बनाओगे ना, इसमें खुले पड़े रहने तक गोबर पे जो बारिश का पानी पड़ेगा उसमें जो पोषक तत्व है ना पानी के साथ बह कर चले जाएंगे। और भाई गर्मी में नाइट्रोजन का कुछ भाग हवा में उड़ कर चला जाएगा। तो इस करके भी जब भी गोबर की खाद बनाओ तो भाई आपने वह किसी खड्डे में बनानी पड़ेगी, और उसके ऊपर पॉलीथीन शीट ढक दो, या भाई कई थोड़ी सी उसके ऊपर माटी चढ़ा दो ताकि वो गोबर की खाद उसके अंदर ही बनी रहे। और इसमें पोषक तत्वों की बात करते दे रहे हैं तो पोषक तत्व बहुत है इसमें। देखो नाइट्रोजन 0.6 तेले का भाई 1% तक, फास्फोरस भी 3 तेले का 0.5% भाई, और पोटाशियम की बात करें तो 0.6 तेले का 0.8 तक रहा है। और गोबर की खाद लगभग जो है ना 6 टन 1 किले के हिसाब से खेत में आपने डालनी चाहिए। इसी तरह सुअर फार्म की बात करें भी, जो सुअर फार्म की जो खाद है या मुर्गी फार्म की खाद है, सुअर फार्म है या भाई मुर्गी फार्म है, इसकी खाद को भी आप जो है ना देसी खाद के रूप में इसका प्रयोग कर सको हो। क्योंकि भाई इसके इस्तेमाल से खेत में देखो पैदावार तो बढ़ेगी, लेकिन कंपोस्ट हो या गोबर की खाद में मिलाकर इसका प्रयोग करने तय बढ़िया ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी। और पोषक तत्व पता है कौन कौन से मिलेंगे इसमें आपने, मुर्गी की खाद में देखो नाइट्रोजन बढ़िया रहा है, इसमें 2.7 से लेकर 2.85% तक रहा है। फास्फोरस भी इसी तरह भाई 1.7 से लेकर 1.8 तक रहा है। पोटाशियम 1.15 से लेकर भाई 1.25% तक इसमें मिला है। सुअर फार्म की खाद में भाई पोटाशियम जो है वो 0.7 से लेकर 0.9% तक पाया जावा है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा भाई मुर्गी की खाद में पाए जाने वाली मात्रा के लगभग भाई वो देखा है कि एक ही बराबर सी हो है। और मात्रा कितनी करनी है आपने, सुअर या मुर्गी की खाद को भाई हम 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में घेर सका है। और भाई इसी तरह जो शुगर मिल की खाद आती है वो मैली का जिसने, वो भी आप खेत में डाल सको हो। और इसी तरह जिस तरह के जो मैली है जिसने आप प्रेस मड चीनी उद्योग तक जो मिला है हमने, उसका जो वेस्टेज है कई तरह जिसने अपशिष्ट कहते हैं, वो गन्ने के रास्ते साफ करने के ऊपर जो मैली आवा है वो भी आप उसके बाद जिस तरह की वो सूख जाएगी थोड़ी सी, उसने भी मिला कर आप खेत में घेर सको। ये भी इसमें भी काफ़ी मात्रा में जो देखा है कि पोषक तत्व वो हैं।
मैली में भाई नाइट्रोजन 2.8 से लेकर 3.8% तक मिला है। और इसी तरह इसमें भाई जो पोटाशियम की बात करें तो भाई 0.6 से लेकर 0.9% तक उसमें मिला है। और आपना जो है ना अपने खेत में या 3 टन भाई प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में आपने ये डालनी है अगर डाल लोगे। और इसी तरह सीवेज सल्ज की बात करें तो भाई जिस तरह सीवर संयंत्र है अपना, उसमें तो जिस तरह जो मल है वो सीवरेज सल्ज का है उसना। देश में प्रति वर्ष कह दे करें भाई 1.5 मिलियन टन सीवेज जो सल्ज है वो काफ़ी मात्रा में हुआ है। और देसी खाद के रूप में भी अपने खेत में उसको इस्तेमाल कर सको हो। तो भाई देखो ये कुछ मोटी सी बातें हमने आपके साथ साझा करी हैं। और अब जो है ना भाई जिस भाई का जवाब आया है, हमारा जो प्रश्न पूछा था भाई किसान का मित्र और प्रकृति का हल चलाने वाला किसको क्या है, तो भाई वो क्या है उत्तर है इसका केंचुआ। और भाई इसका जो जवाब आया हमारे द्वारा है वो आया भाई रमेश गुज्जर जो गांव भटेड़ी से हैं कुरुक्षेत्र जिले से। उन्होंने बिल्कुल सही जवाब भेजा भाई, केंचुआ है इसका सही जवाब। भाई का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा भाई थोड़ा सा प्राकृतिक खेती की बात कर लें। इसमें प्राकृतिक खेती की क्या विधि हुआ है। प्राकृतिक खेती में भाई देखो प्रति एकड़ प्रति फसल भाई 150 से लेकर 200 किलोग्राम देसी खाद की जरूरत पड़ा है। ट्राली भर का डालने की जरूरत नहीं है। खाद गोबर से जो है ना खाद बनाया जावा इसके तरीका हमने अब बता भी दिया है। बैलों से जुताई करना बहुत बढ़िया रहा है। और भाई मूल फसल लेने से पहले जल्दी उगने वाली सब जगह की फसलें ना खास तौर पर जिस तरह फलियों वाली फसलें हैं इनकी बुआई करें। और भाई 30 दिन का होने पर भाई इसकी हल्की जुताई करके या भारी भाई कह कर उसने मेज मार का कुचल दें, उसने कह ना करें भाई फलियाँ ना फोड़ दें। मिट्टी में दबाने की जरूरत नहीं भाई। आमतौर पर हरी खाद के लिए कई जो है ना मौसमी फसलों का भाई मिलाकर अच्छी तरह उनका प्रयोग कर सको हो। प्राकृतिक खेती भाई बहुफसली खेती है। एक समय में एक से किले में कई फसलें आप ले सको हो और बो भी सको हो। तो भाई प्राकृतिक खेती जो है ना बहुत बढ़िया रहा है। तो भाई हम तो ये कहें बार बार भाई दूसरी खेती की बजाय थोड़ा सा आप जो है ना ज़मीन प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रयोग में ले आकर देखो भाई कितनी आमदनी होगी आप तय। और किसान कॉल सेंटर का भाई हमने नंबर बता भी दिया है 1551। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाई इसी के गिले आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। रिसाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।